आज की इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैं डॉक्टर जुल्फ़कार आपके समक्ष कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे छात्र बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और शुरू से भी पढ़ते हैं, कुछ अंत में पढ़ते हैं और कुछ अन्य सब्जेक्टों की तुलना में हिंदी को कम पढ़ते हैं। उससे होता क्या है कि हिंदी का जो मूल्यांकन है उनका उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो मैं आज आपके समक्ष कुछ ऐसे बिंदु लेकर आया हूँ, यदि आप उन पर ध्यान दें तो हिंदी में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं और अपना पूरा जो एक परसेंटेज है एग्रीगेट उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इस पर हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र कुछ कम ध्यान देते हैं। यदि वो कम ध्यान देते हुए भी कुछ बिंदुओं पर अगर विशेष ध्यान दे लें और तो कम मेहनत में भी वो अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो आइए मैं उस पर कुछ बात करता हूँ। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लगभग आपकी मार्च चल रहा है और अब मैं समझता हूँ आपको सिर्फ परीक्षा की लिए ही तैयार होना है। तो आप परीक्षा कक्ष में, परिसर में जाने के लिए तैयार हैं और मेरा कहना होता है कि आप कम से कम 1 घंटा पहले अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। खूब हंसी मजाक कीजिए, आराम कीजिए, आंखें बंद करके थोड़े आप शांति से बैठ जाइए या कुछ हल्का फुल्का जूस, दूध, दही जो चाहें वो खा पी सकते हैं हल्का। और जब आप अपना हॉल टिकट 2 पेन के साथ परीक्षा भवन में जाते हैं तो बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करें और ये मान के चलें कि आज मेरी राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, इसे मुझे बहुत अच्छा करके आना है और आप कर भी आएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको पूरा पेपर जो है हल करना है। सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आप पूरे पेपर को बहुत ही गंभीरता से और बड़ी सहजता से ऐसे पढ़िए जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और ऐसे पढ़िए जैसे आपके माता पिता कुछ आपसे सामान मंगाते हैं मार्केट से, आपको एक सूची देते हैं तो आप एक एक चीज़ पर ध्यान देते हुए चलते हैं। ये चीज़ मंगाइए, कहाँ मिलेगी और कितने मात्रा में है, कितने किलो है। तो ऐसे ही आप जब पेपर पढ़ें तो क्या पेपर है, इसका उत्तर आपने कहाँ तैयार किया है, कितना तैयार है और कितने नंबर का है, ये आपके उस समय उसी सूची की तरह रहना चाहिए ध्यान में। जब पूरा पेपर पढ़ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्थान बनाए हुए हैं। अगर आपका तैयारी की हुई 50% से भी ऊपर आया हुआ है तो मान के चलिए आप विजेता हैं आज के। और इतना मैं समझता हूँ जो भी एक सामान्य विद्यार्थी भी तैयारी कर लेता है। अब आपको वो करना है जो आपने बहुत कम किया है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अपठित गद्यांश पद्यांश की। सबसे पहले आप वो पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, उसका नाम ही अपठित है। ये आपके एक बिल्कुल निःशुल्क वाले नंबर हैं, फ्री आपके लिए स्कोर करेंगे और अभी करेंगे, इससे पहले भी नहीं किया था और बाद में भी नहीं। आप उस अपठित गद्यांश को भली भांति अच्छी तरह बिल्कुल गंभीर मुद्रा में पढ़िए और जब आप पढ़ेंगे एक बार तो काफ़ी हद तक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा इसमें क्या कहा गया है। और कुछ उसमें कठिन शब्दावली भी आएगी, उस पर आप अभी ध्यान नहीं देंगे। जब समझ में आ जाए क्या बताया गया है फिर एक बार और पढ़ेंगे। दोबारा जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत कुछ उसमें से स्पष्ट होता चला जाएगा। 2 बार पढ़ने के बाद अब आप प्रश्नों पर आएंगे, 4 या 5 प्रश्न होंगे। तो मैं समझता हूँ जब आप प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे आपको उसके उत्तर मिलना भी शुरू हो जाएंगे स्वतः, अपने आप ही आप समझ लेंगे हाँ इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। और जिस उत्तर पर आप थोड़ा रुकें, अवरोध उत्पन्न करें, उसको आप देखिए क्या पूछा गया है, फिर आप उसी पैराग्राफ पे पहुँच जाएंगे। सॉरी, अगर बताया गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया
अब आप पढ़ते हुए चले गए थे, उसमें ये पता नहीं चला था आपको किस पत्रिका किया है, लेकिन बीच में उस पत्रिका के बारे में बताया गया है तो आप उसको देखेंगे। अच्छा, पत्रिका जो थी हरिजन थी, हरिजन पत्रिका, ये यंग इंडिया का उन्होंने संपादन किया था। 2 पत्रिकाओं का नाम दिया था, आप उसको अंडरलाइन करके समझ लेंगे। अब आपको सब क्लियर हो गया। अब आप एक एक करके उन 4 या 5 प्रश्नों का उसी के अनुसार उत्तर देंगे जो उस अपठित गद्यांश या पद्यांश में दिया गया है। अपठित गद्यांश पद्यांश में आप अपने तरफ से कुछ जानकारी नहीं देते हैं, जानकारी वो ही उपलब्ध होती है आपके प्रश्न पत्र में। सिर्फ आपको उसे एक सलीके से प्रस्तुत करना होता है, उस उत्तर को आपको देना होता है, जो पूछा गया है उसी के अनुकूल देना है। उदाहरण के लिए उसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी क्या नहीं पीते थे। अब आपने पूछा महात्मा गांधी ने मदिरा कभी नहीं पी, एक उसमें चलते में उसमें एक बात बता दी गई। अब आप कहेंगे महात्मा गांधी मदिरा नहीं पीते थे, बस हो गया उत्तर। मदिरा के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह आपको लिखना है। ये नहीं पूछ सकता कि महात्मा गांधी साहब जो हैं पेप्सी भी नहीं पीते थे और जो है जूस भी नहीं पीते थे और वो भी नहीं पीते थे। नहीं, जो उसमें बताया गया है मदिरा नहीं पीते तो मदिरा ही नहीं पीते थे, बस वही लिखना है और आपको किसी बात से कोई मतलब नहीं। इसी के अनुकूल, इसी के अनुसार आपको अन्य प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। फ़ौरन उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आ जाएंगे। पद है, पद को पढ़ेंगे 2-3 बार और पद में भी इसी तरह पूछा गया होगा कि उसमें क्या बताया गया है, और जो पूछा गया है वो सब आपके टेक्स्ट में यानी कि प्रश्न पत्र में उपलब्ध है। उसको सिर्फ आपको लिखना है। लिखने के बाद में अगला जो प्रश्न होगा वो आप आएंगे व्याकरण पर। व्याकरण में क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर आप सही उत्तर देते हैं, और अगर गलत उत्तर देते हैं तो पूरा नंबर आपके कट भी जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण में उतना ही लिखिए जितना आप जानते हैं। अब आपने क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित मांगी है, तो क्रिया की परिभाषा लिखिए। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, और जैसे सोना, रोना, चलना, खाना, पीना इत्यादि। 2 उसके भेद लिख दिए आपने, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, और उसका चाहे तो उदाहरण लिख दिया। इतना ही लिख दीजिए जितना उसमें पूछा गया है। तो आगे ना उसमें आगे लिखना है नहीं पीछे लिखना है, जितना पूछा गया उतना लिखिए, आपके पूरे नंबर पक्के। इसी तरह अलंकार भी पूछे जाते हैं। अलंकार में भी आप वही करेंगे। अगर परिभाषा पूछी गई है तो सिर्फ उस अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। उदाहरण पूछा गया है तब उदाहरण लिखेंगे, नहीं पूछा गया तो नहीं लिखेंगे। मतलब जितना आपसे जानकारी मांगी जाए उतनी ही आपको लिखनी है। उससे कम लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, अधिक लिखेंगे तो नंबर अधिक नहीं मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, वो लिख देते हैं उन्होंने जो पढ़ा है आगे तक का लिख देते हैं, जो पूछा भी नहीं गया है, तो उनका वो समय कम हो जाता है अन्य प्रश्न को हल करने के लिए, और उसमें नंबर अधिक मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप टू द पॉइंट लिखिए, जितना पूछा गया है उन्हीं बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। आगे की बात अगले प्रश्न में करेंगे, ठीक। अब आप आगे आते हैं। जब व्याकरण का पाठ पूरा कर लें तो कोशिश करिए आप पत्र लेखन पे आ जाइए। पत्र आप 6ठी कक्षा से लिखते हुए आते हैं, और इससे पहले भी बच्चे तैयार कर लेते हैं। तो आप पत्र लिखिए, कि पत्र का बहुत कुछ जो सामग्री है उस प्रश्न में ही छुपी होती है जो पूछा गया है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अपना विषय परिवर्तन कराने के लिए पूछा गया है, तो आप सेवा में प्रधानाचार्य लिख देंगे, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे, कौन से रोड पर है और कौन से शहर में है। शहर से पहले कॉमा लगाकर आ जाएंगे विषय पर। विषय वहीं से उठाएंगे प्रश्न से ही, कि विषय परिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना पत्र मिल गया। महोदय आ जाएंगे अगली लाइन पर, महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आगे लिखते हुए चले जाएंगे आप अपना सविनय निवेदन। इस प्रकार है जो भी आप लिखते हैं। ये मानिए आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र में ये देखिए इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ क्या आना है।
अब देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये कैसे कहते हैं प्रारूप। प्रारूप ये कहाँ क्या आना है, यहाँ सेवा में आना है, इसके सामने डेट लिख सकते हैं, दिनांक, और उसके नीचे प्रधानाचार्य लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे उसका कहाँ से है, उसके बाद में विषय आ जाएगा यहाँ, विषय के बाद महोदय, फिर निवेदन इस प्रकार है, पूरी बात लिखेंगे जो पूछी गई है, और फिर पैराग्राफ चेंज करके अतः श्रीमान जी से निवेदन है, या आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन है कि ये कार्य करने की कृपा करें, जो भी पूछा गया हो आपकी अति कृपा होगी। आपका शुभाकांक्षी, आपका आकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। बोर्ड में आप नाम नहीं लिखते हैं, का खा गा लिख कर बंद कर दीजिए, लेकिन दिनांक ज़रूर लिखिए। पत्र हो गया, पत्र में प्रारूप का ही नंबर अच्छे खासे होते हैं, और जो पूछा गया है वो सब आप जानते हैं। कोई उसमें पत्र में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रटनी पड़े, याद करनी पड़े, सिर्फ समझना है कहाँ क्या चीज़ आनी है, और आपकी लेखन भी ज़रा सुंदर हो तो और अच्छा है, तो पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। ये भी आपको फ्री जैसे नंबर मिल गए। अब आपको निबंध नहीं लिखना है, निबंध अंतिम प्रश्न को हल करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि निबंध बड़ा होता है और समय अधिक लेता है, इसलिए उसको आपको अंत में लिखना है। और अंत में उसके लिए 15, 20, 25 जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिनट आपको मिल सकते हैं वो आप सुरक्षित रख लीजिए अंत के लिए। बाकी अपने जो अब आप आएंगे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर। अगर पद है तो पद का पैराग्राफ दिया होगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। गद है, गद का कुछ उन्होंने पैराग्राफ दिया होगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, वो आप पढ़ चुके हैं। और ऊपर से आज भी आपको दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे फटाफट उसके उत्तर उसी के अनुकूल लिखना शुरू कर देंगे। एक दो बातों का और ध्यान रखना है, जितने नंबर का प्रश्न है उतना ही बड़ा लिखना है। 1 नंबर का है तो आप 1 वाक्य में या 1 पंक्ति में लिख सकते हैं। 2, 3, 4 नंबर का है तो 2 नंबर का है 3 पंक्तियों में लिखिए या 3 वाक्यों में लिखिए। 3, 4, 5 नंबर का है तो कम से कम 5, 6 आपको पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उसमें पूछा ही इसी तरह गया होगा। इस बात को ध्यान में आप रखना है। एक पूरक पुस्तक होती है, उसमें भी लगभग 10 नंबर का प्रश्न आते हैं, तो उसमें भी आपको चॉइस दी होगी, अथवा लगा होगा, तो अथवा में आपके पास चॉइस होती है, ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला कीजिए। तो जो आपने पढ़ा है वही हल कीजिएगा, वो मत कीजिएगा जो आपसे कम आता हो लेकिन आपको पता हो रहा नहीं ये तो छोटा प्रश्न लग रहा है, इसको कर लेता हूँ। नहीं, जो आपने पढ़ रखा है भले ही वो बड़ा हो, उसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, उस प्रश्न को कर लेते हैं जो लगता है छोटा सा है, इसमें लिख देंगे। बात छोटे की नहीं है, बात है आपकी प्रतिभा की, आपकी जानकारी की, आप कितना जानते हैं। इसी प्रकार से आपको अब अंत में आप आएंगे निबंध पर। निबंध 4 या 5 दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी रुचि देखी जाती है। जिस विषय में आपकी रुचि है, जिस विषय में आपके पास सामग्री है, जिस विषय को आप अच्छी तरह जानते हैं, उस विषय में आप अपने विचारों को व्यक्त करना है, वो निबंध कहलाता है। निबंध अच्छी तरह बांधना, किसे बांधना? विचारों को। अपने विचारों को अच्छी तरह बांधने का नाम को हम निबंध कहते हैं। तो विचार कहाँ से आएंगे? जब भी आएंगे जब आपने वो चीज़ पढ़ रखी है। मानिए आपने मोबाइल पर निबंध लिखना है, आपको मोबाइल आपको बहुत अच्छा लगता है, हर वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में नहीं पता है, उसके दुष्परिणाम, उसकी अच्छाइयों के बारे में इतना नहीं पता है जितना कि आपको क्रिकेट के बारे में पता है। जबकि आप क्रिकेट भले ही नहीं खेलते हो, लेकिन आपको उसके कब वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, किसने क्या किया, कैसे इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, सब जानकारी है आपको। तो आपका मोबाइल से अच्छा आप निबंध क्रिकेट पे लिख पाएंगे। तो आप क्रिकेट को उठाएंगे और उस पर ऊपर निबंध डालकर क्रिकेट लिखेंगे, और आप डायरेक्ट टॉपिक पर कभी नहीं आएंगे। किसी भी निबंध में डायरेक्ट सीधे सीधे उस टॉपिक पर नहीं आया जाता है जिस पर निबंध लिखा जाता है। पहले भूमिका बनाई जाती है, एक माहौल बनाया जाता है कि निबंध आपको, तो आप बात करेंगे स्वस्थ की, कि मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना और स्वस्थ बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और स्वस्थ के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, ऐसे ही स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना भी आवश्यक है। अब आजकल
जितने भी प्रचलित खेल चले हैं उनके कुछ खेलों के नाम लिख देंगे। फिर आएंगे इन खेलों में मेरा प्रिय खेल है क्रिकेट। ये इस खेल की उत्पत्ति, अब आप उसके आ जाएंगे अगले पैराग्राफ में, उसकी उत्पत्ति। इस खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड का ये राष्ट्रीय खेल है और वहाँ से जो है वहाँ के जो सबसे बड़ा इसका स्टेडियम है उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से ही ये निकला है। तो इस तरह आप बनाते हुए कब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ आपको जानकारी है तो वो लिख दीजिए। जो भी आपको जानकारी है क्रिकेट के बारे में अधिक से अधिक पैराग्राफ के हिसाब से आप देते हुए चले जाएंगे। वर्ल्ड कप की करिए, 2020 की बात कीजिए, T20 की बात कीजिए और महिलाओं के क्रिकेट की बात कीजिए, अपने खेल की बात कीजिए। हर पैराग्राफ में उसको बांधते हुए चले जाएंगे और अंत में आप उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे। कम से कम एक पैराग्राफ में या 5, 6 या 7, 8 पंक्तियों में उसमें लिखेंगे कि उससे क्रिकेट के बारे में आपकी क्या अंत में विचार आते हैं। क्रिकेट बहुत ही सबप्रिय खेल है, सब लोग खेलते हैं। ये एक रोज़गार का माध्यम भी है, ये करियर बनाने का भी माध्यम है और आज विश्व में इसका बहुत ही विख्यात खेल है। और हमें क्रिकेट को एक खेल के साथ साथ जुनून की तरह जो बच्चे लेते हैं वो आगे चलकर विश्व में नाम कमाते हैं। 2-4 उदाहरण लिखिए, अंत कर दिए। कोई पंक्ति अगर याद हो क्रिकेट के ऊपर या खेल के ऊपर, उससे अपनी बात का, अपने निबंध की इति कर दीजिए, उसको अंत कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ जितना आपको समय बचता है अंत में, उसी आधार पर आप उसको फैलाइए। अंत में जो मैंने लिखने के लिए कहा था निबंध, उसके पीछे मेरा विचार यही था कि अंत में निबंध में आपकी चॉइस होती है, आपको बहुत ही उसमें लचीलापन होता है। ज़्यादा समय है तो आप बड़ा कर सकते हैं अपने, कम समय है तो अपने विचारों को आप सारगर्भित ढंग से कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह आप निबंध करके अंत में अपनी बात कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर 2-4 मिनट बचते हैं तो आप शुरू से अंत तक अपने सब पेपर को पढ़ते चले आइए जो भी आपने लिखा है। कहीं पर आपको वर्तनी की अशुद्धि है उसको ठीक कर दीजिए, कोई छूट गया है खुदा न खास्ता उस प्रश्न उसको लिख लीजिए, तो आपका वो उस समय का भी सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के इस मेरे व्याख्यान से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा और आप इसका अपनी हिंदी की परीक्षा में लगातार इसका उपयोग करते रहेंगे। और कोई भी भाषा एकदम नहीं आती है, धीरे धीरे प्रयास से आती है। वो भाषा सीखने के लिए भाषा का सुनना, भाषा का पढ़ना, उसके बाद भाषा का लिखना नितांत आवश्यक है। ये 3 प्रक्रिया हैं भाषा को सीखने की, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये तीनों में आप निपुण हैं तो भाषा कोई सी भी हो विश्व की, आप बहुत सरलता से, सहजता से सीख सकते हैं। बहुत ही सरल होती है, बड़ी ही रुचिकर होती है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं हम, और इसी आपको बात के साथ आप खुश रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।